नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मौर्योत्तर काल पढ़ने आए हैं प्राचीन भारत में। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर भारत दोस्तों, इस जो काल है मौर्योत्तर काल है, इस काल को कुछ लोग अंधकार युग भी कहते हैं, लेकिन ये एकदम सही नहीं है। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल लेखकों के अपने अपने मत हैं। यहाँ पढ़ना क्या क्या है ये देख लीजिए। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता दें, मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल है लगभग 500 साल का इतिहास है। और 500 ईयर में ये आपका जो समय है 200 BC से 300 AD, मतलब 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का दोस्तों क्या है ये इतिहास है आपका। बहुत सारे इसमें क्या हो गए, आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में क्या हो परिवर्तन हुए। यहाँ आपको बाद में है साउथ दक्षिण भारत भी आपको क्या ले चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में भारत में 3 ब्राह्मण वंशों ने क्या किया था दोस्तों, शासन किया। और ये क्वेश्चन आता है कि ये जो 3 ब्राह्मण वंश थे, ये इन 3 ब्राह्मण वंशों में कौन क्रम से है आपका, तो ये आपका ये शुंग, कर्ण और सातवाहन है। दोस्तों थोड़ा सा आपको बता दें, ये मौर्योत्तर काल में भारत में 2 घटनाएं होती हैं। एक तो ये 3 ब्राह्मण वंश है, और यहाँ दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग विदेशी जातियाँ। विदेशी जातियाँ ये थोड़ा सा क्या है, ये भी अपन लोग क्या करेंगे, हल्का सा ये पढ़ेंगे। इसमें हिंद एवं शक पहला कुषाण और दूसरा पार्ट देखेंगे। फिलहाल यहाँ 3 ब्राह्मण वंश पे पढ़ना है। इसमें जो 3 ब्राह्मण वंश है, क्रमशः शुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है। ये थोड़ा सा धार्मिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है आपका। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये आप सब जानते हो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या, अच्छा आपको बता दें, बृहदत्त को प्रज्ञा दुर्बल कहा गया है। प्रज्ञा दुर्बल का मतलब एक अयोग्य शासक दोस्तों कहा गया है। और उस प्रज्ञा दुर्बल को का अंत करके आपका उसी के सेनानी यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों क्या किया था, आपका शुंग वंश की क्या है स्थापना की थी। तो जो शुंग वंश का जो संस्थापक है ये है आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इस वंश के संस्थापक कौन हो गया, पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, ये थोड़ा सा शुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है। इसके दोस्तों अपन पहले अंतिम शासक क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। तो ये शुंग वंश का जो अंतिम शासक है आपका दोस्तों वो है देवभूति। फिर इसके बाद है आपका ये देवभूति का अंत करके आपको बता दें वासुदेव ने कर्ण वंश की क्या की थी, आपकी स्थापना की थी। तो ये कर्ण वंश के संस्थापक हैं आपके ये वासुदेव। फिर इसके बाद कर्ण वंश का जो अंतिम शासक है दोस्तों ये है सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या इसी के भृत्य यानी कि नौकर ने की दोस्तों, और आपका कर्ण वंश का अंत किया और सातवाहन वंश की स्थापना हुई। ये है आपका ये सिंधुक। ध्यान करें, ये भृत्य था। किसका, इसका भृत्य था। और ये अमात्य था। वासुदेव क्या था आपका, ये अमात्य था। अमात्य किसका था, ये देवभूति का क्या था आपका, अमात्य था। चलिए सिंधुक। और सिंधुक ने दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना की। और बाद में आपको बताएंगे कि आपका ये आपका गौतमपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था। लेकिन यहाँ आपका ये सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक है ये है पुलमावी चतुर्थ। ये भी थोड़ा सा क्या है, हल्का सा अपन लोगों को देखना है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आते हैं आपकी परीक्षा में कि शुंग वंश की स्थापना किसने की। तो स्वाभाविक है आपका सबसे पहली बात तो ये मौर्योत्तर काल में, मौर्य वंश के बाद भारत में कौन 3 ब्राह्मण वंश हुए हैं, बताएंगे आपको कैसे हुए हैं। तो चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आ जाए यहाँ पर, वापस आ जाइए। तो शुंग, कर्ण और सातवाहन क्रमशः इनने क्या किया, शासन किया।
इसके बाद दोस्तों आपका शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है। अंतिम शासक देवभूति है। देवभूति के ही अमात्य वासुदेव ने देवभूति की दोस्तों रानी के भेष में हत्या की थी, रानी स्त्री का भेष धारण करके हत्या की थी। और उसके बाद इसका अंतिम शासक है आपका 4 शासक हुए हैं कर्ण वंश में। शुंग वंश में दोस्तों आपके क्या कहें 10 शासक हुए हैं। और आपके इसके बाद फिर क्या है आपका कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा के ही भृत्य यानी कि नौकर ने क्या किया, जिसका नाम था सिंधुक, इसने दोस्तों सुशर्मा की हत्या करके आपका सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी फोर्थ था। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया था, ये सातवाहन वंश कई भागों में क्या हो गया था आपका ये बट गया था। यहाँ दोस्तों स्वाभाविक है ये शुंग वंश की राजधानी ये आपको बता दें ये पाटलिपुत्र है। शुंग वंश की राजधानी है यहाँ पाटलिपुत्र। दूसरी राजधानी आपको बता दें ये विदिशा थी। विदिशा एमपी में है। पाटलिपुत्र जानते हो आप लोग बिहार में है। और इसके बाद जो आपका कर्ण वंश की राजधानी भी दोस्तों कह रही पाटलिपुत्र ही रही, लेकिन सातवाहन वंश की राजधानी आपकी ये प्रतिष्ठान रही, महाराष्ट्र में है। प्रतिष्ठान या पैठण आपकी ये क्या है सातवाहन वंश की क्या है दोस्तों ये राजधानी थी। तो इस प्रकार से क्या है आपका ये है। यहाँ बाद में चर्चा करेंगे यहाँ क्या क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल आपका क्या है आ जाइए वापस क्या है आपका ये शुंग वंश में क्या है दोस्तों अपन आ जाएं। तो यहाँ स्वाभाविक है अपन लोगों ने चर्चा की थी कि एक जो सेनानी था, मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक जो आपका बृहदत्त था, बृहदत्त के ही सेनानी यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, प्रज्ञा दुर्बल यानी कि बृहदत्त की क्या है दोस्तों हत्या करके शुंग वंश की क्या है आपकी ये स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग, और पहली बात तो ये शुंग वंश। तो ये जो शुंग वंश का दोस्तों ये समय है ये है आपका 184 BC से 75 BC। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा डेटिंग का सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका यह जरूर आता है कि शुंग वंश के शासकों ने कितने समय तक क्या है कि शासन किया। तो लगभग आता है कि 112 वर्ष तक दोस्तों क्या है लगभग 10 राजाओं ने क्या किया शासन किया, ये पुराणों के अनुसार है। ये थोड़ा सा हल्का सा क्या है अपन को ये देखना। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें इस वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, मत्स्य पुराण से भी मिलती है। और इसके बाद आपका एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है दिव्यावदान से भी मिलती है। कालिदास का जो एक पुस्तक है, नाटक है आपका मालविकाग्निमित्रम, उससे भी दोस्तों मिलती है। एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता, उससे भी क्या है आपका ये मिलती है। तो और आपका कुछ अभिलेख भी हैं, जैसे कि आपका बेसनगर का गरुड़ स्तंभ लेख, उससे भी शुंग वंश की क्या मिलती है जानकारी मिलती है। आपका कलिंग राजा खारवेल से भी शुंग वंश की क्या मिलती जानकारी मिलती है। और आपका एक भरहुत के में एक लेख मिला है शुंगकालीन, उससे भी दोस्तों क्या है शुंग वंश की क्या मिलती है आपकी जानकारी प्राप्त होती है। तो पुराणों से, कुछ पुस्तकों से और कुछ पुरातात्विक स्रोत यानी कि अभिलेखों से इस शुंग वंश की क्या होती है दोस्तों जानकारी आपकी क्या है ये मिलती है। ये पुष्यमित्र शुंग जो था ये आपको बता दें ये 184 से 148 तक क्या किया दोस्तों इसने शासन किया पुष्यमित्र शुंग ने। इसका जो आपका उपाधि है ये है आपका ये सेनानी। इसने तो दोस्तों शासक की उपाधि ग्रहण नहीं की, राजा की उपाधि ग्रहण आपकी क्या है इसने नहीं की। क्वेश्चन आता है किसको सेनानी कहा जाता है, शुंग वंश के किस शासक को सेनानी कहा जाता है दोस्तों। तो ये स्वाभाविक है आपका ये पुष्यमित्र शुंग सेनानी इस वंश का क्या है आपका ये संस्थापक भी है आपका ये। चलिए ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें इसको औद्यभिज भी कहा गया है। औद्यभिज, औद्यभिज का अर्थ होता है अचानक उठने वाला, अचानक उठने वाला, मतलब जिसका बहुत जल्दी क्या हो आपका ये उद्भव हुआ हो। इसके अलावा आपको बता दें ये पुष्यमित्र शुंग को वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म का दोस्तों इसे पुनर्संस्थापक भी माना जाता है। पुनर्संस्थापक भी क्या का माना जाता है किसको, पुष्यमित्र शुंग को। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये ध्यान दीजिएगा। इसको औद्यभिज
औद्भिज का मतलब है अचानक उठने वाला, ये भी थोड़ा सा क्या है देखना है अपन को। सेनानी इसकी उपाधि, इसने शासक की उपाधि ग्रहण नहीं की थी। शुंग वंश का संस्थापक है। औद्भिज मतलब अचानक उठने वाला, अचानक उद्भव जिसका हो, ऐसा कहा जाता है किसको? पुष्यमित्र शुंग को। इसने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी या ब्राह्मण धर्म का पुनर्संस्थापक भी दोस्तों क्या है कहा जाता है? कौन? पुष्यमित्र शुंग आपका। ठीक है, इसे कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथ इसको आपका बौद्ध विरोधी घोषित करते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसी के है आपका हल्की सी उपलब्धियाँ थोड़ा सा क्या करें दोस्तों अपन देखें। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये इसके समय दूसरा विदेशी आक्रमण होता है, दूसरा यवन आक्रमण होता है। देखिए, जो पहला यवन आक्रमण वो सिकंदर का है। पहला विदेशी आक्रमण डेरियस फर्स्ट का है ईरानी आक्रमण के रूप में, और दूसरा विदेशी यूनानी आक्रमण आपका दोस्तों इस समय होता है 200 BC के आसपास क्या है दोस्तों होता है। और ये यवन आक्रमण क्या हुआ था, इसके समय हुआ था। और ऐसा बताया जाता है कि ये 2 बार यूनानी आक्रमण इस समय क्या हुआ आपका 2 बार हुआ। और ये ऐसा बताया जाता है कि ये आक्रमण जो हुए ये आपके डेमेट्रियस जो आक्रमणकारी थे, डेमेट्रियस, और उसके बाद जो यूनानी शासक है आपका मेनांडर, ये 2 आक्रमण क्या है इसके समय आपके क्या हुई थी। यहाँ आपको थोड़ा सा ये जो महाभाष्य पुस्तक है, पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक है, और जानते हो आप लोग पतंजलि इनके पुष्यमित्र शुंग के क्या थे दोस्तों, ये पुरोहित भी थे। पतंजलि क्या कहते हैं कि जो यवन आक्रमण हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये यवन आक्रमण पतंजलि के अनुसार जो इनकी पुस्तक है महाभाष्य, ये महाभाष्य क्या कहती है कि यह आक्रमण आपका ये साकेत और माध्यमिका तक हुआ। माध्यमिका, साकेत का मतलब अयोध्या, वर्तमान अयोध्या यानी कि साकेत अयोध्या, और माध्यमिका का मतलब चित्तौड़ राजस्थान। तो ये आपका क्या है, ये इस पतंजलि की पुस्तक महाभाष्य में दोस्तों कहा गया है कि यवनों ने कहाँ तक आक्रमण किया, साकेत और माध्यमिका तक क्या किया दोस्तों आक्रमण आपका क्या किया था आपका ये किया। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, एक पुस्तक है गार्गी संहिता, जानते हैं आप लोग गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में इस यवन आक्रमण को क्या कहा जाता है कि ये यवनों ने आपका क्या किया, ये साकेत, कौशल, यहाँ कुसुमध्वज, ये कुसुमध्वज आपको बता दें ये पाटलिपुत्र को कहा गया है। कुसुमध्वज किसको कहा गया? पाटलिपुत्र को। तो क्वेश्चन ये है कि किस पुस्तक में ये कहा गया, हालांकि ये बहुत ही अंदर से आपको क्या हम बता रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि साकेत, पांचाल, कौशल, मथुरा, कुसुमध्वज तक क्या किया दोस्तों ये आक्रमण हुआ था। किसका? यवनों का आक्रमण हुआ था। तो कुल मिला के अपन को ये देखना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय अपने यहाँ भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ और यवनों का आक्रमण हुआ दोस्तों। और ये पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण क्या है आपके होते थे, तक्षशिला क्षेत्र से होते थे। और यहाँ 2 बार आक्रमण क्या है आपके हुए। एक आक्रमणकारी आपका कौन था? डेमेट्रियस था, और दूसरा क्या था आपका ये मेनांडर था। चर्चा बाद में क्या करेंगे, आप जब जो विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे तो यहाँ इनके बारे में विस्तृत होगी। फिलहाल क्या करिए यहीं पर आपका ये यहाँ विदर्भ दोस्तों महाराष्ट्र में है। विदर्भ क्षेत्र कहाँ है? ये वर्तमान महाराष्ट्र में है विदर्भ से दोस्तों क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और आपको बता दें जो आपका युद्ध विदर्भ से किया था, इसके जो पुत्र था आपका ये अग्निमित्र जो राजकुमार था, प्लस विदर्भ का जो दोस्तों आपका क्या था शासक था यज्ञसेन और अग्निमित्र के दोस्तों बीच में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। और आपको बता दें जो यज्ञसेन है इसको शुंगों का प्रकट मित्र कहा है। प्रकट मित्र का मतलब कहलाता है स्वाभाविक शत्रु। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों अपन शुंग वंश पढ़ रहे हैं। शुंग वंश के बारे में जितने क्वेश्चन परीक्षा में आए हो पढ़ रहे हैं, हमारे साथ में बने रहिएगा और मन से आत्मा से थोड़ा सा पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। और ये सब परीक्षा में क्वेश्चन कहीं आते हैं आपके कि यज्ञसेन को किसको प्रकट मित्र या प्राकृत मित्र या स्वाभाविक शत्रु दोस्तों कहा गया है। यज्ञसेन को कहा गया है किसको? किसका? शुंगों का
दोस्तों क्या है आपका ये कहा गया है। और ये इसके जो पुत्र था आपका पुष्यमित्र शुंग का, उसका नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र दोस्तों आपका क्या था, इसने आपका क्या किया था, यज्ञसेन को हराया था। और ऐसा बताया जाता है कि विदर्भ को आपका इस वर्ष में क्या है आपका शामिल कर लिया गया था। यहाँ खारवेल, कलिंग राजा खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख से बताया गया है कि कलिंग राजा खारवेल ने क्या किया था आपका आक्रमण किया था। लेकिन यह है आपका क्या है, ये एकदम सही आपका नहीं है, सभी लोग स्वीकार आपके नहीं करते, क्योंकि कलिंग राजा खारवेल और पुष्यमित्र शुंग के जो टाइम पीरियड है दोस्तों उसमें क्या है थोड़ा सा आपका अंतर है। इस कहाँ से क्या है आपका ये पॉइंट मेल नहीं खाता, सभी लेखक क्या है इससे सहमत आपके ये नहीं है। यहाँ एक और है आपका कि मौर्य काल के बाद, वैदिक काल के बाद, मौर्य काल के बाद शुंग वंश हुआ है आपका। तो ये अश्वमेध यज्ञ किसने किया, तो क्वेश्चन आपका आता है कि पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों क्या किए आपके 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। यहाँ आपको बता दें जो यवन आक्रमण है, यवन आक्रमण को जो आपका झेला था इसके पौत्र वसुमित्र का आपका ऐसा आता है, आपका उल्लेख आता है कि वसुमित्र ने क्या किया था, सिंध नदी किनारे यवन आक्रमण को क्या किया था दोस्तों ये रोका था। ऐसा आपका थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। लेकिन इतना ही आपने देख लिया कि यवन आक्रमणकारी कौन थे। 2 बार यवन आक्रमण यूनानी आक्रमण हुआ डेमेट्रियस और मेनांडर के रूप में, पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ था। कौन वर्णन करता है आपका महाभाष्य जो पतंजलि किताब है और गार्गी संहिता जो कात्यायन की है, ये दोस्तों क्या कहते हैं इसका आपका वर्णन करती हैं। ये थोड़ा सा हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ मालविकाग्नि मित्र जो आपके कालिदास की पुस्तक है ये कहती है कि यवन आक्रमण को वसुमित्र ने क्या किया था, सिंधु नदी किनारे रोका था। इस प्रकार से क्या है कुल मिला के 2 बार यवन आक्रमण क्या है दोस्तों स्पष्ट रूप से क्या मिलते हैं, उल्लेख है आपके मिलते हैं। यहाँ अश्वमेध यज्ञ का भी दोस्तों क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और इस अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित हैं वो दोस्तों पतंजलि थे, पतंजलि थे। इसी समय आपको बता दें ये जो पुस्तक है महाभाष्य वो लिखी गई थी, पतंजलि। इसके अश्वमेध यज्ञ की क्या थे आपके पुरोहित थे, इनके राज पुरोहित भी थे आपके पुष्यमित्र शुंग के। और आपको सबको मालूम है कि ये जो हमने यहाँ विशेषता लिखी है कि शुंग वंश की कौन सी विशेषता है, तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है दोस्तों कि ये यहाँ पर आपका क्या होता है, ये वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होता है। पहले हम बता चुके हैं वैदिक धर्म ऑब्लिक ब्राह्मण धर्म, इसका दोस्तों क्या होता है पुनरुत्थान होता है। चलिए यहाँ आप सब जानते हो स्मृति जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति की रचना भी दोस्तों क्या है आपके इस समय आप क्या हुई थी, मनुस्मृति, जिसमें कहा गया है, हालांकि हम आपको ये वेदोत्तर उसमें साहित्य पढ़ा चुके हैं, तो उसमें आपका क्या है इसके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। यत्ते नारुस्ते पूजन्ते रमन्ते तद देवता, मनुस्मृति कहा गया है। मनुस्मृति की रचना भी क्या है आपका ये शुंगकालीन ही है, पुष्यमित्र शुंग के समय ही क्या है आपका ये मनुस्मृति की क्या हुई थी दोस्तों ये रचना हुई थी। क्वेश्चन आता है आपका पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति की रचना किसके समय हुई थी, शुंग वंश के समय हुई थी, आपके पुष्यमित्र शुंग के समय हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के समय आपका कितने यवन आक्रमण हुए, 2 यवन आक्रमण हुए, कौन थे आपका डेमेट्रियस मेनांडर, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। ये विदर्भ महाराष्ट्र में है आपका विदर्भ युद्ध हुआ था आपका, किसको स्वाभाविक शत्रु कहा गया है ये शुंगों का, तो यज्ञसेन जो वहाँ का शासक था उसको स्वाभाविक शत्रु आप क्या है दोस्तों ये कहा गया है। यहाँ जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये ठीक है ब्राह्मण धर्म का को इसने आपका आश्रय दिया। और वैदिक काल के बाद आपको बता दें मगध में पहली बार ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण देने वाला वंश हुआ दोस्तों, कौन आपका ये शुंग वंश। तो आपका क्या है ये जो सांस्कृतिक उपलब्धि है आपका ये ब्राह्मण धर्म। लेकिन थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, ये सहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था, लेकिन ध्यान रहे इससे क्या है आपका ये बौद्ध विरोधी क्या है आपका घोषित किया जाता है। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, एक बौद्ध धर्म की पुस्तक है दिव्यावदान, बौद्ध धर्म पुस्तक का नाम है दिव्यावदान।
दिव्यदान इसे क्या कहती है दोस्तों, ये बौद्ध विरोधी घोषित करती है, जो सही नहीं है। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी नहीं था, लेकिन ये पुस्तक दोस्तों क्या कहती है, बौद्ध विरोधी क्या कहती है, इसको घोषित करती है पुष्यमित्र शुंग को। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, बौद्ध साहित्य में अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माता कहा जाता है, और दिव्यदान में ऐसा एक बार उल्लेख आया है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, आपका ये पूछा कि अशोक की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो पता चला कि 84,000 स्तूप को बनाने का, तो फिर क्या है, दिव्यदान में ऐसा कहा गया है कि इसने क्या किया था, आपका ये इन स्तूपों को तोड़ने का आदेश दिया था, और ये घोषित किया था कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर देगा, मैं उसे 100 दिनार क्या करूँगा, दान में दूंगा। ऐसा इस प्रकार से क्या है, और यह आपका स्तूपों को तोड़ता हुआ क्या हो गया, आपका ये साकल मतलब सियालकोट पहुंचा था, वहाँ एक गर्जना हुई और वहाँ से क्या हो गया, वापस आ गया। इस प्रकार से क्या है, दिव्यदान में इसको पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी दोस्तों क्या है आपका घोषित किया गया है। 84,000 स्तूपों को नष्ट करने वाला कहा गया है, जो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो आप सब जानते हो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप के चारों जो पत्थर की बेस्टनी यानी कि चार दीवारी बनी है, ऊपर से आपके पत्थर से उसको ढका गया, और शुंग वंश के समय दोस्तों हुआ है। इसी समय भरहुत का स्तूप भी आपका क्या है दोस्तों बना था। भरहुत जो आपका मध्य प्रदेश में सतना जिले में है, तो भरहुत का स्तूप भी निर्मित हुआ था। बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि यह आपका क्या नहीं था, बौद्ध विरोधी आपका ये नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि इसने क्या किया था, आपके वैदिक धर्म को क्या है पुनः स्थापना की, ब्राह्मण धर्म को क्या है प्रतिष्ठा इसने क्या है आपका दिलाई है, इसीलिए पुनः संस्थापक आपका क्या है ये कहा जाता है आपका ये। चलिए यहाँ आपको बता दें, इसे जो पुस्तकें हैं इसे भारद्वाज गोत्री और आप क्या है कश्यप गोत्री ब्राह्मण दोस्तों क्या है इसके कहा जाता है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन भी आता है कि ये ब्राह्मण था, तो यहाँ एक राय से कश्यप गोत्री ब्राह्मण आपको क्या है ये कहा गया है, लेकिन हालांकि कुछ किताबें इसको क्या कहती हैं, इसे भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण भी आपको क्या है ये कहा गया है। चलिए, तो ये मेन आपका क्या है कश्यप गोत्री ब्राह्मण हल्का सा कीजिएगा, हालांकि भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण भी इसी क्या है आपका ये कहा गया, किसको, पुष्यमित्र शुंग को। तो दोस्तों ये तो उसकी सांस्कृतिक है आपकी उपलब्धियाँ हो गई कि इसने ब्राह्मण धर्म को क्या किया था, संरक्षण दिया था, और क्या कहें यज्ञों की हिंसा नहीं होती, ये भी दोस्तों क्या है सिद्धांत इसी समय आपका आया। जी और जीने दो का जो सिद्धांत काल रूप में परिणत आपका इस समय हुआ किसी शासक की तरफ से अशोक के बाद, तो दोस्तों क्या है आपका ये इस समय आया था, किसके, पुष्यमित्र शुंग के समय दोस्तों क्या है आपका ये आया था। यहाँ पुष्यमित्र शुंग के समय भी आपको थोड़ा सा बता दें, ये जो सोने की मुद्रा थी उसको भी दोस्तों क्या है आपका ये दीनार आपका क्या है ये कहा जाता था। तो ये जो इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में भरहुत का स्तूप, भरहुत के स्तूप के अलावा आपको थोड़ा सा दोस्तों बता दें कि इसके शुंग वंश समय भी जो आपका जो दूसरी राजधानी थी, दूसरी राजधानी क्या बताया था इसने, विदिशा बनाई थी। विदिशा दोस्तों क्या थी, ये दूसरी राजधानी थी। ये पाटलिपुत्र पहली राजधानी थी, पहली राजधानी थी। और आपको बता दें, ये जिस समय इसने शुंग वंश की स्थापना की थी उस समय अवंती का क्या था, ये आपका प्रशासक था, हालांकि ये सेनापति इसका क्या था दोस्तों ये पद था। और इसका जो पुत्र अग्निमित्र विदिशा का राजकुमार था, पहले विदिशा का उपराजा था, बाद में पुष्यमित्र शुंग के बाद दोस्तों क्या है अग्निमित्र शासक बना, और शुंग वंश में राजा की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों क्या होगा आपका ये अग्निमित्र आपका क्या होगा, ये पहला शासक आपका क्या है ये बना। तो अग्निमित्र बसु ज्येष्ठ, इस प्रकार से क्या है बहुत सारे शासक हुए दोस्तों। और यहाँ इतनी ध्यान कीजिएगा कि 112 वर्ष में 10 राजाओं ने क्या किया, यहाँ शासन किया। इस शुंग वंश का 9वां शासक था, 9वां शासक। और आपको क्या है और किसी के बारे में याद नहीं करना है, 9वां शासक था, उसका नाम था भागभद्र। दोस्तों आपको बता दें, ये शुंग वंश के समय विश्व में, भारत में वासुदेव धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण भी दोस्तों क्या आपका ये मिलता है। तो ये 9वां शासक भागवत था। यहाँ पर इसी के समय आपको बता दें, ये
तक्षशिला का राजा था, तक्षशिला का शासक था दोस्तों, और उस शासक का नाम था यान्ड कील्स। अच्छा, इसका राजदूत, यान्ड कील्स का राजदूत, जिसका नाम था हेलियोडोरस। ध्यान सुनिएगा, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में तक्षशिला के शासक यान्ड-कील का राजदूत हेलियोडोरस इसके शासन के 14वें वर्ष में आया और 14वें वर्ष में आया दोस्तों। इसने हेलियोडोरस ने क्या किया था, आपका ये वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था, और ऐसा इसने एक अभिलेख है आपका लिखा है, वो है आपका ये बेसनगर का। बेसनगर का मतलब दोस्तों विदिशा, जो इनकी शुंगों की क्या थी, दूसरी राजधानी थी एमपी में, मध्य प्रदेश में। बेसनगर का हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, ये दोस्तों जो गरुड़ स्तंभ लेख है, ये आपको थोड़ा सा बता दें, इसको वर्तमान में खम्ब बाबा का लेख भी कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये विश्व और भारत का दोस्तों क्या है, आपका ये पहला प्रमाण है, आपका ये पहला प्रमाण है किसका, ये अवलेखी प्रमाण है किसका, वासुदेव धर्म यानी कि वैष्णव धर्म यानी कि ब्राह्मण आपका क्या है, ये धर्म का क्या है दोस्तों, ये पहला प्रमाण है। कौन, बेसनगर का हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। इसी स्तंभ लेख में खुदा है कि आपके शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के दरबार में तक्षशिला के राजा यान्ड-कील का राजदूत हेलियोडोरस आया था, और उसने क्या किया था, वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था। और आपका क्या है, ये वैष्णव धर्म का या भागवत धर्म का दोस्तों क्या है, विश्व का भारत का पहला अभिलेख ही क्या है, आपका ये प्रमाण है। ये आपका क्या है, ये भी शुंग वंश की क्या है दोस्तों, एक सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंतर्गत क्या है, ये आता है। इसको भी थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा अपन को ये देखना है। तो ये दोस्तों ये हो गया। इसके बाद से क्या है, ये शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, वो आपका क्या था, ये देवभूति था। देवभूति का एक अमात्य था, उसका नाम था वासुदेव ने दोस्तों क्या है, आपका ये रानी के भेष में देवभूति क्या कर दी, आपकी हत्या कर दी और कर्ण वंश की स्थापना की। और कर्ण वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, इसकी भी राजधानी क्या थी, आपकी ये पाटलिपुत्र थी। कर्ण वंश का क्या है, आपका ये 4 शासकों का आपका क्या होता है, उल्लेख होता है। बहुत कम समय इसने क्या किया, कर्ण वंश के समय क्या होगा, आपका ये शासन रहा है इन लोगों का, तो इसको क्या करना, ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन फिर भी संस्थापक और अंतिम शासक क्या करिए दोस्तों, ये जरूर कीजिएगा कि कर्ण वंश का पहला शासक कौन है, आपका वासुदेव है। अंतिम कौन है, आपका ये सुशर्मा है। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र आपकी क्या है, ये थी। इतना थोड़ा सा क्या है, आपको हल्का सा ये ध्यान कीजिएगा कि शुंग और सातवाहन के बीच कर्ण वंश भी आपका क्या है, ये था। तो दोस्तों ये तो आपको ये हमने आपको बताया है कि मौर्योत्तर काल में कैसे भारत में क्या हुआ, एक धार्मिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से क्या हुआ दोस्तों, ये परिवर्तन आपका क्या है, ये हुआ। तो जल्दी से आ जाइए, परीक्षा में क्या क्वेश्चन क्या है आपके आते हैं, 5 मिनट में क्या करें इसको हम लोग देखें। यहाँ पहला क्वेश्चन ये है कि मौर्योत्तर काल में जो 3 ब्राह्मण वंश और विदेशी जातियाँ दोस्तों रही, कब से कब तक, 200 BC से 300 ईस्वी तक, लगभग 500 सालों तक दोस्तों रही। मौर्योत्तर काल में 3 ब्राह्मण वंश कौन कौन से थे, क्रमशः शुंग, कर्ण और सातवाहन। सभी वंशों के दोस्तों संस्थापक और अंतिम शासक क्या है कि सबके आते हैं, ये आपको क्या है देखना ही है। फिर इसके बाद शुंग वंश का स्वाभाविक है आपका जो स्रोत हम आपको बता चुके हैं। मनुस्मृति चूँकि रचना इस समय आपकी क्या हुई थी, जो एक आपका क्या है हिंदू जानते हो आप लोग, कानून का विश्वकोश भी आपका क्या है, आपके कहा जाता है। आपका ये मनुस्मृति की रचना इस समय हुई थी। इसके अलावा आपका है पतंजलि ने महाभाष्य दोस्तों इस समय आपका क्या है लिखा था। कालिदास भी क्या कहते हैं, मालविका निमित्तम में इस समय की क्या है घटनाओं का उल्लेख करते हैं। इसके अलावा आपका क्या है भरत का स्तूप भी है। ये विश्व का भारत का पहला अवलेखी प्रमाण भी क्या है आपका, इसका आपका इतिहास के स्रोत है। इसके अलावा आपका ये पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक लिखी, वो भी आपके क्या है इसी समय थी। और पतंजलि जो जानते हो पुष्टमत ऋषियों के क्या थे, आपके ये पुरोहित भी आपके क्या है ये थे।
ठीक है ना। और तो इस प्रकार से क्या है, और एक हरिवंश पुस्तक भी है, इसी हरिवंश पुस्तक में इसको अचानक उठने वाला पुष्पमित शुंग यानी कि औद्धभिज क्या है दोस्तों ये कहा गया है, इसको भी थोड़ा सा देखना है। तो ये सेनानी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण आता है, औद्धभिज अचानक उठने वाला किसको कहा गया, पुष्पमित शुंग को, ये भी कहा गया आता है। वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म का पुनर्संस्थापक कौन था, पुष्पमित शुंग आपका था। किस बौद्ध धर्म की पुस्तक में दिव्यावदान में इसे बौद्ध विरोधी घोषित किया गया, क्या कहा है। 84,000 स्तूपों का नष्ट करने वाला किसको कहा गया है जो सही ना आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सांची के स्तूप को आपका अच्छे संरचना प्रदान की, बाद में पत्थर रेलिंग बनवाई थी, ये इसी समय हुई थी। अब शुंग वंश के समय भरत के स्तूप में स्पष्ट रूप से शुंग वंश का आपका उल्लेख मिलता है कि इस समय क्या हुआ आपका ये भरत का स्तूप भी आपका क्या था। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये शुंग वंश में 112 वर्ष में कितने शासकों शासन की 10 राजाओं ने क्या किया, शासन किया। ये समय कम आता है, 112 वर्ष और 10 राजा आपके क्या है जरूर आते हैं। पुष्पमित शुंग का आपका ये समय भी नहीं आता। हाँ, सेनानी और औद्धभिज आपको आता है। ये यवन आक्रमण कितनी बार हुए, 2 बार। कौन कौन थे, डेमेट्रियस, मिनांडर, ये भी आपका क्या है दोस्तों आता है। अब किसमें कहा गया है कि साकेत और आपका ये कौशल, मथुरा, कुसुमध्वज तक आक्रमण किया। कुसुमध्वज किसका नाम है, पाटलिपुत्र का, ये आपका गार्गी संहिता में है। महाभारत में साकेत और चित्तौड़ निमाध्यमी तक आक्रमण होता है किसका, यवनों का, ये भी है। मालविकाग्निमित्र कहते हैं कि यवन आक्रमण को वसुमित्र ने झेला था, मतलब इसके नाती ने झेला था, वो सेनापति था। इसे यवन के विरुद्ध जो सेना गठित की थी शुंगों ने, उसका सेनापति था। विदर्भ जो महाराष्ट्र में है उससे युद्ध हुआ था, इसके राजकुमार अग्निमित्र ने युद्ध किया था। और दोस्तों इसको यज्ञसेन को स्वाभाविक शत्रु कहा गया है शुंगों को। कलिंग राजा खारवेल से उल्लेख मिलता है कि खारवेल ने इन लोगों को हराया था शुंगों को, लेकिन पुष्पमित शुंग आपका नहीं था वो। पुष्पमित शुंग के समय वैदिक काल के बाद भारत में पहली बार आपके क्या अश्वमेध यज्ञ होने का प्रमाण मिलता है। तो आपका इस प्रकार से 2 अश्वमेध यज्ञ आपके हुए थे, पतंजलि के महाभाष्य आपका ये और गार्गी संहिता से। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पुस्तकों से दोस्तों क्या होता है, इस आपके अश्वमेध यज्ञ करवाने का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे, पुस्तक महाभाष्य से। ऐसा भी क्वेश्चन आपका क्या है ये आता है, ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। विश्व में भारत में ब्राह्मण धर्म का पहला अभिलेखी प्रमाण कौन है, बेसनगर यानी विदिशा का हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख यानी खम बाबा का लेख। ये किसके दरबार में आया था, शुंग वंश के 9वें शासक भागवत के दरबार में क्या है दोस्तों ये आया था। शुंग वंश की दूसरी राजधानी कौन है, विदिशा है। ऐसा भी क्वेश्चन आप क्या है आया है, पुष्पमित शुंग ने दूसरी राजधानी विदिशा क्या है दोस्तों ये बनाई थी। ये भी थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। तो ये दोस्तों हमने आपको शुंग वंश के समय क्या क्या परिवर्तन हुए और शुंग वंश के समय कौन कौन महान व्यक्ति हुए हैं, ये भी आपको क्या कहें दोस्तों हमने बता दिया है। पुष्पमित शुंग के बाद अग्निमित्र आया, अग्निमित्र के बाद वसुमित्र आया, वसुमित्र के बाद वसुज्येष्ठ आए, ये सब आए। लेकिन इसके बाद ये छोटे छोटे शासक थे, अयोग्य उतने अच्छे शासक नहीं थे दोस्तों। और फिर इस अंतिम शासक शुंग वंश के 10वें शासक आप क्या देवहूत की हत्या उसी के अमात्य ने स्त्री भेष में आप वासुदेव ने क्या है दोस्तों ये कर दी थी। ये भी हम आपको क्या है बता चुके हैं। ये परीक्षा में क्वेश्चन आपके क्या है, इतने क्वेश्चन दोस्तों आपके आए हुए हैं। तो इतने क्वेश्चन जरूर देखिएगा और यही आपको करना है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपके क्या है नहीं जाएगा, ये हम आपको क्या है विश्वास दिलाते हैं। अगली क्लास में हम लोग सातवाहन वंश को क्या करेंगे देखेंगे, उसके बाद विदेशी जातियों में आएंगे और आपका शुंग वंश का जो हमने आपको बताया है, इसको वीडियो को दोस्तों 2 बार आपको जरूर देखिएगा और बेहतर तरीके शानदार तरीके से आपको क्या समझ में आएगा, ऐसा हमारा क्या आपका ये विश्वास है। और अगली क्लास में सातवाहन वंश पढ़ेंगे, तब तक लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।